मौनी मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बउआ लोग। तो बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 का, है ना, महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव, है ना, क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देख रहे हैं बउआ लोग। तो यह हमारा क्लास 10th का वीडियो है बउआ लोग, जो हमारा हिस्ट्री यानी इतिहास, है ना, सब्जेक्ट से है। यह हमारा गेस पेपर है बउआ लोग, है ना, गेस प्रश्न है। जो आपको कोशिश हमारी यही रहेगी कि इससे आपको 100% इसी से आएगा, है ना। कोशिश हमारी यही है बउआ लोग। और क्वेश्चन जो भी हम लाए हैं तो ये आपको, है ना, पिछले वर्ष का पुराने, है ना, पिछले वर्ष का गेस क्वेश्चन से गेस क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन बैंक से लाए हैं, है ना। तो ये हमारा आज पार्ट 5वां वीडियो चलेगा, है ना। 4 वीडियो पहले हम अपलोड कर चुके हैं बगलो, इससे पहले, है ना। जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और बगल लोग, है ना, कोशिश कीजिएगा इतिहास को रटिए नहीं, है ना, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, कहानी की तरह इसको समझ लीजिएगा ना, तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बगल लोग, है ना, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 41, है ना। 40 तक हम 1 से 40 तक हम पिछला वीडियो में करवा चुके हैं, है ना। ये हमारा 5वां वीडियो है बगलो। 4 वीडियो में हम 1 से 40 तक यानी 40 तक करवा चुके हैं, देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जा करके। तो चलिए बगल लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कहता है। कहता हो ची मिन मार्ग क्या है, समझिएगा बगल लोग। हो ची मिन मार्ग क्या है। तो इसका आंसर लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा कि हो ची मिन मार्ग एक प्रकार का, है ना, भूल भुलैया है। क्या है? भूल भुलैया है। जो रास्ता है ना, भूल भुलैया रास्ता है, जो लाओस और कंबोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता है। जो रास्ता जो बनाया गया था, मार्ग जो बनाया गया था, भूल भुलैया टाइप के था। और यह बनाया गया था लाओस और कंबोडिया से होते हुए कहाँ, दक्षिण वियतनाम तक जाता था। जिसमें अनेक प्रकार के है ना, कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती थी। इसमें बहुत से रोड, है ना, बहुत से सड़क, है ना, कच्चा हो या पक्का हो, है ना, मिलता था। अमेरिका बार बार इसे नष्ट कर देता था। ये जो रोड जो था, है ना, इसको होचिमिन जो रोड था, इसको अमेरिका बार बार नष्ट कर देता था, है ना, खत्म कर देता था, तोड़वा देता था। किंतु वियतनामी तुरंत उसको मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को 3 तरफ युद्ध में, है ना, फंसकर वापस लौटना पड़ा। ये जो अमेरिका था, इसको 3 तरफ से घेर लिया गया, है ना, युद्ध में इसको फंसा लिया गया। तो लास्ट में अमेरिका क्या हुआ, छोड़ दिया इसको। यही था हमारा होची मिन मार्ग, है ना। इसके बारे में जानकारी थी बगलो। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया था, या भूल भुलैया रास्ता था, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बगलो, VVI क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा बगलो। ये आपको क्वेश्चन जो हम लाए हैं आपको, है ना, गेस्ट पेपर से लेकर आए हैं, है ना। जो बार बार क्वेश्चन जो पूछा गया है, वही उसी का सीरीज हम लाए हैं आपके लिए। तो चलिए बगलो, है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 42 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान दीजिएगा बगलो, है ना। अब बगलो एक बार ज़रूर हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बगलो कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हम वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, क्या वीडियो हमारे बगलों के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है ना। तो प्लीज़ कुछ भी कमेंट करके, है ना, वहाँ से भेजिएगा बगलों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर। कहता है फ्रांसीसियो ने, है ना, मेकांग डेल्टा में नहर क्यों बनवाई, है ना। फ्रांसीसियो ने मेकांग डेल्टा में नहर क्यों बनवाई, इसका क्या परिणाम हुआ, यह पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है बगलो,
है ना। यहाँ जो भी सीरीज में हम क्वेश्चन लाए हैं आपको VVI क्वेश्चन लाए हैं, है ना, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में लिखेंगे, बोलो कैसे लिखिएगा जी। देखिए कहता है फ्रांसीसियो ने है ना, कुर्सी लिखेगा बोलो, है ना, कृषि होगा, क्या होगा, कृषि होगा, है ना, कृषि, यहाँ गलती लिखा गया है, कृषि। फ्रांसीसियो ने कृषि के विस्तार के लिए, है ना, मेगांक डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए नहर बनवाई, है ना। फ्रांसीसियो ने कृषि के विस्तार के लिए मेगांक डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए नहर बनवाई, सिंचाई की सुविधा के लिए नहर बनवाई, है ना। यह क्वेश्चन फिर बार बार आ गया है, ये गलत है ना। नहर बनवाई, सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो, है ना, हो से धान की खेती और उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई, है ना। अगर सिंचाई की समुचित व्यवस्था हुई ना तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो फसल, जो धान की खेती हो रही थी या फिर और भी उत्पादन हो रहा था, उसमें आश्चर्यजनक माने अचानक से बहुत वृद्धि बढ़ गया, है ना। जिसके परिणाम स्वरूप 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया। वो तो अपना खाने भर पैदा तो उत्पादन कर ही रहा था, साथ साथ में विश्व का देखिए समझिएगा, विश्व का तीसरा निर्यातक मैंने वो दूसरे देशों को भी भेजना चालू कर दिया। ये फायदा हुआ, है ना, मेकांग डेल्टा बनाने से, मेकांग डेल्टा में नहर बनाने से यह फायदा हुआ कि उसको धान की खेती और भी उत्पादन में, है ना, फसल के उत्पादन में इतना बढ़ोतरी हुआ, है ना, को विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया। सोचिए, है ना, ये नहर बनाने से कितना फायदा हुआ। तो ये था बगल हमारा आज का 42 क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं बगल, है ना। 43 देखिए क्या कहता है जेनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन करें। बहुत ही VVI क्वेश्चन है बगवा लोग, है ना, ध्यान से बनाइएगा, समझिएगा इसको, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। कहता है कि जिनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन करें। सोच, तो चलिए इसको लिखिएगा किस तरह से, इसको लिखिएगा 1954 के जिनेवा समझौता के द्वारा, है ना, इंडो चाइना के लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए। सोचिए, है ना, कह रहा है 1954 के जिनेवा समझौता के द्वारा इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए, उसमें उसको आज़ाद कर दिया गया। दोनों राज्यों में, है ना, वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था लागू की गई। वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से 2 भागों में कर दिया, है ना। पहला भाग का नाम था उत्तरी वियतनाम और दूसरी भाग का नाम था, है ना, दक्षिणी वियतनाम। फिर देखिए क्या कहता है इसमें, दोनों राज्यों की विभाजन रेखा, है ना, 17वीं समानांतर बनाई गई, 17वीं समानांतर बनाई गई। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी गई, है ना। आगे देखिएगा, कहता है मान्यता दी गई। दक्षिणी वियतनाम में, है ना, बाओदाई की सरकार बनी, दक्षिणी वियतनाम में। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी गई और दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार बनी रही। यह भी व्यवस्था की गई कि 1956 में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाए जाएं, है ना। इस तरह से था बगलो हमारा जिनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगल लोग, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं बगल लोग, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कहता है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगल लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगल लोग, ध्यान से समझिएगा। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है, तो लिखिएगा इसको, है ना, इस तरह से
कि 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्र को जीतकर जर्मन राइन संघ का गठन किया, है ना। तो देखिए यहाँ सब्जेक्टिव भी आपका बन गया। जर्मन राइन संघ का गठन कब हुआ? तो 1806 ईस्वी में, है ना। 1806 ईस्वी में गठन किया। फिर देखिए कहता है जिससे जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, है ना। किंतु दक्षिण जर्मनी का लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिससे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। है कि नहीं मजेदार? कितना अच्छा लगा, है ना। तो इस तरह से आप लिखिएगा बगलों परीक्षा में, तो आपको नंबर कटेगा नहीं, है ना, नंबर कटेगा नहीं। कोशिश कीजिए इसको अपने दिमाग में उतार लीजिए अपनी भाषा के रूप में। ये तो हम अपनी तरह से भाषा इसको बनाए हैं, आप इसको और बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो चलिए बगलों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, यह क्वेश्चन है बगलों। तो चलिए इसका उत्तर लिखिएगा कि हिंद चीन में साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए और रूस द्वारा, है ना, साम्यवादियों को समर्थन देने के कारण ही अमेरिका ने हिंद चीन में प्रवेश किया, जबकि अमेरिका पहले से ही फ्रांस का समर्थन कर रहा था। इस तरह अमेरिका ने, है ना, हिंद चीन, हिंद द होगा बगो, हाँ द होगा, है ना, हिंद चीन, हिंद चीन में हस्तक्षेप प्रवेश करने के नीति अपनाई। तो इस तरह से इसको लिखिएगा बउआ लोग, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। देखिए 46 क्या कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन को समझिएगा बउआ लोग। पहले कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की भूमिका का वर्णन करें। तो देखिए इसको कैसे लिखिएगा बउआ लोग, है ना। तो इसको लिखिएगा नेपोलियन ने अपने आक्रमणों से इटली और जर्मनी की राज्यों में, है ना, राष्ट्रवाद की भावना को आकर्षित किया। उसके बाद लिखिएगा नेपोलियन के आक्रमण से भयभीत अन्य राज्य अपनी अपनी रक्षा के प्रबंध में लग गए, जिससे उसमें आपसी एकता की भावना का विकास हुआ। इटली एकीकरण के मार्ग पर चल पड़ा। नेपोलियन ने जर्मनी के 300 से अधिक स्वतंत्र राज्य को समाप्त कर मात्र, है ना, 39 राज्यों का संघ बनाकर जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। पहले जर्मनी जो था हमारा, है ना, 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उसको क्या किया इकट्ठा करके, है ना, 39 यानी 39 राज्यों में बदल दिया उसको। सोचिए कितना बड़ा काम किया, है ना। ये था बगल लोग हमारा आज के 46 का क्वेश्चन का जवाब, है ना, आंसर था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे बगल लोग। देखिए, है ना, 47 देखेंगे बगल लोग। 47 पहले समझिए क्वेश्चन को। कहता है रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। किन्हीं दो उदाहरण को स्पष्ट करें, है ना। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं दो उदाहरण को स्पष्ट करें। तो देखिए बगल इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। निम्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है ना। यहाँ पे हम 2 पॉइंट लिखे हैं बगल लोग, है ना, इसको समझिएगा। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा उसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का, है ना, प्रोत्साहन किया।
अगला पॉइंट लिखे हैं, रूस क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके बाद है ना, इसके बाद यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप है ना, यूरोप। तो ये था बगल लोग आज का हमारा है ना 47 का क्वेश्चन का आंसर है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगल लोग। इसको कोशिश कीजिए आप अपनी भाषा में इसको उतार लीजिए दिमाग में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 देखते हैं बगल लोग। कहता है छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा, छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा। तो समझिएगा बगल लोग, है ना, इसका आंसर समझिएगा। मार्को पोलो व्यापार के क्रम में चीन पहुंचा। मार्को जो पोलो था व्यापार करते करते कहाँ पहुंचा, चीन पहुंचा, और अपने साथ छापा खाना यूरोप ले गया, अपने साथ छापा खाना यूरोप ले गया। इस प्रकार छापा खाना यूरोप में पहुंच गया, है ना। तो ये था बगल हम लोगों का, है ना, अति लघु का प्रश्न था बगल। तो चलिए अब अगला देखते हैं 49। देखिए बगल बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बगल लोग, ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखें, है ना, कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखे। तो देखिए बगल लोग इसका जवाब दीजिएगा किस तरह से लिखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मन के राइन प्रांत के मधुआ, है ना, मघुआ शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मघुआ शहर में, है ना। कब, 1818 ईस्वी में, है ना, जर्मन के राइन प्रांत के मघुआ शहर में हुआ था। किनका जन्म होगा लोग, कार्ल मार्क्स का। चलिए आगे लिखिएगा कैसे। उन्होंने रूस और, है ना, मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन किया, है ना, किया था, जिसके कारण वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए, है ना। वहाँ के जो राजनीति थी और वहाँ के जो सामाजिक परिवर्तन, है ना, जो सामाजिक लोग थे उसमें कुछ किया, सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने 1868 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1868 ईस्वी में उसने दास, है ना, कैपिटल नामक पुस्तक लिखा था बगलो के कार्ल मार्क्स। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो लिखिएगा क्या चाहिए, कार्ल मार्क्स, है ना। तो इसके प्रमुख सिद्धांत थे, पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक, है ना, द्वंद्वात्मक जिसको बोलते हैं भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा है वर्ग विहीन जिसको बोलते हैं राज विहीन का सिद्धांत। तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो इस तरह से वो सिद्धांत भी दिए थे कौन, कार्ल मार्क्स ने। आशा करते हैं कि आपको 49 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बोलो। अब चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 50, हिंद चिन्ह का क्या अर्थ है, हिंद चिन्ह का क्या अर्थ है, इसको समझिएगा बगलो, है ना। वियतनाम कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को हिंद चिन्ह कहा जाता है। हिंद चिन्ह समझिएगा, हिंद चिन्ह किसको किसको बोला जाता है, बार बार हमको आ रहा था हम लोगों को, है ना, हिंद चिन्ह। तो हिंद चिन्ह में देखिए आपको 3 देश शामिल है यहाँ पे, है ना। हिंद चिन्ह में आता है आपको वियतनाम, कंबोडिया और लाओस आता है ना, तीनों आता है, तीनों को मिला करके बोला जाता है हिंद चिन्ह। क्योंकि वियतनाम, है ना, देखिए यहाँ से लिखा है, क्योंकि वियतनाम और लाओस पर चीन का आधिपत्य था और कंबोडिया भारत के प्रभाव में था, है ना, जिसे कह रहा है हिंद चीन, हिंद में होगा हिंदुस्तान और चीन माने चीन। तो हिंदुस्तान यानी भारत का अधिकार था किस पे, कंबोडिया पे, और चीन का आधिपत्य था किस पे, वियतनाम और लाओस पे, है ना। तो यह कह रहा है कि वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को हिंद चीन कहा जाता है। आया समझ में। तो कोशिश करते हैं, कोशिश की आशा करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बगो लोग, है ना। और ये था आज का हमारा 41 से, है ना,
50 तक का क्वेश्चन सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, है ना। तो बउआ लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। एक बार ज़रूर बउआ लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या ना लगे जो भी हो, है ना, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए आप अपने तरफ से। जो भी आपको समझ में आया प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करने से ये पता चलता है कि, है ना, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो चलिए बउआ लोग, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।